ठीक ठाक रोल निभाता है यहाँ पे, नाइट्रोजन भी ठीक ठाक रोल निभाता है, ऑक्सीजन हो गया आपका, और जो ये आपकी आर्द्रता है ये भी ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक। ठीक है, तो अपघटन के लिए इन 4-5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ध्यान रखना है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर अम्लीय मृदा है तो अम्लीय मृदा क्या करती है, अपघटन को बाधित करती है। अम्लीय जो मृदा होती है ये अपघटन को क्या करती है, अपघटन को बाधित करती है। अम्लीय मृदा अपघटन को बाधित करती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेनिप्लेन। पेनिप्लेन क्या होता है, पेनिप्लेन होता है कि जो अपरदन के जो कारक होते हैं उनके द्वारा जो संप्राय मैदान बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं पेनिप्लेन। और पेडिप्लेन क्या होता है, पेडिप्लेन एक तीव्र ढाल वाला एरिया होता है ना, तो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ जो होती है उनको बोलते हैं पेडिप्लेन। ये क्या होती है, ये अपरदन द्वारा जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ होती है उनको पेडिप्लेन बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग के बारे में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, है ना। अगला है संरचनात्मक मैदान। संरचनात्मक मैदान में देखिए, भूपर्पट्टी के संचलन से अपेक्षाकृत अप्रभावित, इसमें रशियन प्लेटफॉर्म, यूएसए के मैदान आदि आते हैं। संरचनात्मक मैदान कौन से होते हैं, जो ये भूपर्पट्टी का संचलन है उससे अप्रभावित रहते हैं ना, वो वाले मैदान। और तटीय मैदान जो होते हैं वो निक्षेपित मैदान, जैसे समुद्री दलदल होता है, पंख मैदान होता है, उसको तटीय मैदान होता है। लेकिन इसमें संरचनात्मक मैदान ध्यान रखने वाली बात है कि भूपर्पट्टी के संचलन से अपेक्षाकृत अप्रभावित, वो तो संरचनात्मक मैदान होते हैं। लिथिफिकेशन या सिलीभवन किसको बोलते हैं, ये निक्षेपित पदार्थ होता है। लेकिन निक्षेपित पदार्थ क्या होता है, जब ये एक टाइम के बाद में सघन और ठोस हो जाते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं लिथिफिकेशन या सिलीभवन। तो निक्षेपित पदार्थ का सघन और ठोस होना क्या कहलाता है, लिथिफिकेशन या सिलीभवन, है ना, निक्षेपित पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको मैं काट दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगेगा ठीक नहीं है, अब काम की नहीं बची है तो उनको हटा दूंगा। अगला है एशियाई शेर। एशियाई शेर के बारे में जान लेते हैं। एशियाई शेर हमारे यहाँ पे केवल गुजरात में मिलता है। एशियाई शेर केवल गुजरात में मिलता है और एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी में है, एंडेंजर्ड में आता है। और सिम्बा एक सॉफ्टवेयर है हमारे यहाँ पे जो एआई पे आधारित है और जो अलग अलग एशियाई शेरों की पहचान है उसके पैटर्न को अलग करता है ये ना। तो क्या करता है, एशियाई शेरों की पहचान करने के पैटर्न को अलग करता है, अलग अलग एशियाई शेरों की पहचान करने के पैटर्न को अलग करता है। ये सिम्बा सॉफ्टवेयर एआई पे आधारित है। देखिए, भारत और इजराइल के बीच में बहुत सारे ऐसे संबंध बने हुए हैं। हम लोग डिफेंस में काफ़ी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर बात आती है परमाणु ऊर्जा की, तो परमाणु ऊर्जा में भारत और इजराइल के बीच में कोई भी सहयोगात्मक समझौता नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। परमाणु ऊर्जा में हम लोग एक दूसरे का, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो महाद्वीपीय और महासागरीय अवसादों से युक्त प्राचीन खंडित चट्टानों के स्थूल समूह है। ये क्या है, महाद्वीपीय और महासागरीय अवसादों से युक्त। महाद्वीपीय अवसाद भी हो सकते हैं और महासागरीय अवसाद भी हो सकते हैं। और प्राचीन खंडित चट्टानों के स्थूल समूह है। ये मुख्य रूप से तटीय अवसादों के रूप में मिलते हैं। तटीय अवसादों के रूप में ये मिलते हैं। बलुआ पत्थर और सैल से बने होते हैं। निक्षेपण पर्यावरण में समुद्र तट, लेगून, नदी, प्रवाह क्षेत्र और पश्च जल कयाल अनूप शामिल होते हैं। मिजोरम को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम को भी मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है। यह मृदु गैर समेकित निक्षेपों से निर्मित है। तो मोलासेस क्या है, ये जो महाद्वीप और महासागर के जो अवसाद होते हैं उनसे युक्त प्राचीन चट्टानें कहाँ पे मिलती है, तटीय क्षेत्रों पे मिलते हैं। और ये बलुआ पत्थर और सेल से बने होते हैं। इतना से ध्यान रखना है। मोलासेस ज़्यादा वो है नहीं, मतलब कि जो हमारे महाद्वीप और महासागर है उनके कुछ अवशेष है जो तटीय क्षेत्रों पे मिलते हैं। बलुआ पत्थर या सेल या चट्टानों के बने होते हैं ना। और मोलासेस बेसिन है वो कहाँ पे, मिजोरम को बोलते हैं ना।
इतना से ध्यान रखना है। भूमध्य सागर के साथ सीमा, भूमध्य सागर के साथ सीमा किस किस की है, ये आपको मैपिंग वाले पोर्शन में देखना है। अगला है विजिल मिशन। विजिल मिशन ये काफी महत्वपूर्ण है। विजिल मिशन ये कौन चला रहा है? विजिल मिशन किसका है? यूरोपीय एजेंसी का है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका एक मिशन है, मिशन का नाम है विजिल मिशन। ये क्या करेगा? ये सूर्य की निगरानी के लिए है और सूर्य से जो उत्पन्न अप्रत्याशित सौर घटनाओं के प्रति संवेदनशील स्थितियों में भी संरक्षण प्रदान करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की पहल है सूर्य की निगरानी व इससे उत्पन्न अप्रत्याशित सौर घटनाओं के प्रति संवेदनशील स्थितियों में भी संरक्षण प्रदान करेगा। लैग्रेंज पॉइंट पे जाना है। विजिल मिशन कहाँ जाएगा? लैग्रेंज पॉइंट पे जाएगा किसी न किसी पे। और लैग्रेंज पॉइंट कौन सा होता है? वो होता है कि दो मतलब लैग्रेंज पॉइंट आपको पता ही है, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो पिंडों का एक जैसा होता है, उस जगह पर है ना समान बल लगता है, तो वो चीज वहां पे रुकती है। उससे क्या होता है? ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है, गुरुत्वाकर्षण बल से ही वो वहां रुका होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पर है? चेमा युंगडुंग हिमनत। चेमा युंगडुंग हिमनत कैलाश मानसरोवर में पड़ता है। यहाँ इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, सांगपो के नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। चेमा युंगडुंग हिमनत है ये, चेमा युंगडुंग हिमनत से निकलती है। और गिरिपद में मतलब पहाड़ों के जो नीचे के हिस्से होते हैं वहां पे इनको सीसंग व दिसंग नाम से भी जाना जाता है। सीसंग और दिसंग, सीसंग और दिसंग नाम से भी इसको जाना जाता है। चेमा युंगडुंग जो हिमनद है वहां से ये निकलती है, यहाँ इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु कौन सी होती है? चीनी तुल्य जलवायु की हम बात कर चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि वहाँ पे 3 प्रकार की वर्षा होती है। जैसे एक तो अगर शीतकाल में वर्षा हो रही है तो अवदाबों के कारण होगी, ग्रीष्म ऋतु में अगर वहाँ पे वर्षा हो रही है तो वो पर्वतीय वर्षा होती है और संवहनीय वर्षा रहती है, और वहाँ पे लगभग जो बारिश होती है वो वर्ष भर एक जैसी ही मिलती है ना। और उसके अलावा हमने क्या देखा था वहाँ पे कि ये जो महाद्वीप है उनके पूर्वी तट पे पाई जाती है, यहाँ पे खाड़ी और नटाल प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है ना। और हमने उसके बारे में क्या देखा था? उतना ही देखा था। अब भूमध्य रेखीय जो जलवायु होती है ये कैसी होती है? यहाँ पे क्या होता है ना, जो टेम्परेचर होता है ना वो लगभग एक रूप होता है, मतलब एक जैसा होता है पूरे साल भर, है ना, भूमध्य रेखीय जलवायु जो होती है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई विशिष्ट शीत ऋतु नहीं होती है। जब टेम्परेचर एक जैसा है तो सर्दी भी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब कोई स्पेशल सर्दियाँ नहीं होती यहाँ पे, है ना। और पूरे वर्ष उच्च आर्द्रता के साथ बादल होते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक जैसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर आएगा तो सीधी सी बात है कि वाष्पीकरण भी होगा, वाष्पीकरण होगा तो बादल रहेंगे, है ना। और सदाबहार वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान रहता है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में देख लीजिए, सदाबहार वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे। अब सीधी सी बात है, टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा तो बारिश ज़्यादा होगी। और बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि बादल भी रहते हैं यहाँ पे, वाष्पीकरण अधिक होता है। और शीत ऋतु यहाँ कोई स्पेशल ऋतु होती नहीं, और पूरे साल भर लगभग एक जैसा टेम्परेचर रहता है। तो ये भूमध्य रेखा के बारे में हो जाएगा। नदी विसर्प की बात करते हैं। नदी विसर्प, जब नदियाँ वृद्धावस्था में पहुंचती है तो ये बनते हैं। और एक झेलम नदी है, ये क्या करती है? झेलम, झेलम नदी, झेलम नदी क्या करती है? युवावस्था में भी विसर्प बनाती है। झेलम नदी कौन सी नदी है? झेलम नदी, ध्यान रखना है, झेलम नदी। झेलम नदी क्या करती है? युवावस्था में भी, युवावस्था, युवावस्था में भी विसर्प बनाती है, युवावस्था में भी विसर्प बनाती है, युवावस्था में भी विसर्प बनाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे बहती है? भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी। और
ब्रह्मपुत्र नदी को अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल से जोड़ा गया है अभी। और किसके अधीन काम करेगा ये? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, उसके अधीन ये बनाया गया है। अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल से जोड़ा गया है इसको। भारत और बांग्लादेश के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तो जो विशिष्ट जलयान है यहाँ पे पारगमन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं वन गुर्जर खानाबदोश जनजातियाँ कहाँ पे मिलती है। वन गुर्जर खानाबदोश जनजातियाँ उत्तराखंड हिमालय में मिलती है। ये उत्तराखंड हिमालय मौसमी प्रवास भी करते हैं ये लोग। और बुग्याल में ग्रीष्मकालीन घरों में प्रवास करने हेतु काफिला ले जाने का अधिकार। बुग्याल, प्यार, ये आपने सुना होगा यहाँ पे है ना, कहाँ ये मैदा मतलब कुछ होता है। बुग्याल और प्यार वगैरह आपने पढ़ा होगा जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो वन गुर्जर खानाबदोश जो जाति होती है उत्तराखंड हिमालय में जाति पाई जाती है। मौसमी प्रवासी लोग करते हैं। महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय सेल्फ क्या होता है? समुद्र की ओर तीव्र ढाल जो होता है ना, वो होता है, वहां पे होता है महाद्वीपीय सेल्फ। जो तीव्र ढाल वाला, आपको पता है महाद्वीप के जो तट होते हैं उनको कई भागों में बांटा गया, तो जो समुद्र की ओर तीव्र ढाल वाला क्षेत्र होता है वो महाद्वीपीय सेल्फ होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, तेल गैस के जो संसाधन है वो मिलते हैं, मतलब मूल्यवान खनिज वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे। और इसका जो तल होता है उस पर गर्त नहीं होते, खड्डे नहीं होते। और मत्स्यन के ये स्थल होते हैं और समुद्री जीवों का यहाँ पे संकेंद्रण मिलता है। कहाँ पे मिलता है? महाद्वीपीय सेल्फ में। दून अनुधेरीय घाटियां है। दून अनुधेरीय घाटियां होती है ना। एक होती है अनुप्रस्थ, एक होती है अनुधेरीय। तो दून अनुधेरीय प्रकार की होती है, ध्यान रखना है ना। दून। बुखारेस्ट, बुखारेस्ट ये क्या है? बुखारेस्ट 9 या लाइन जो है पूर्वी यूरोप में 9 नाटो देशों का एक समूह है। बुखारेस्ट 9 क्या है? 9 नाटो देश, 9 नाटो देश। बुखारेस्ट 9 में कितने हैं? बुखारेस्ट 9 है ये, क्योंकि 9 नाटो देश है ना, तो बुखारेस्ट 9 हो गया। बुखारेस्ट 9 क्या है? पूर्वी यूरोप के जो 9 नाटो देश है, पूर्वी यूरोप में 9 नाटो देशों का एक समूह है और इसकी स्थापना हुई है 2015 में। तो बुखारेस्ट 9 की स्थापना कब हुई है? 2015 में। और B9 में कौन कौन से देश आते हैं? इसको B9 भी बोलते हैं, बुखारेस्ट भी बोलते हैं। ये कब हुआ था? 2015 में इसकी स्थापना हुई है। कौन से देश है ये? पूर्वी यूरोप के देश। आपको ध्यान रखना है, यूरोप वाले तो इंडिया तो क्या ही करेगा इसमें, है ना, इंडिया नहीं होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं? रोमानिया है, पोलैंड है, हंगरी है, बुल्गारिया है। हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया, चेक, स्लोवाकिया और 3 बाल्टिक देश है। कौन कौन से? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। ये 4 वार्सा के हस्ताक्षर करता है। इसमें ऊपर के 4 है, कौन कौन से? रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया। ये तो वार्सा, 4 तो वार्सा के। इसमें देखो बढ़िया बात क्या है कि वार्सा के देश है, इसमें एक समूह है, इसमें 9 नाटो देशों का एक समूह है। स्थापना 2015 में B9 के नाम से है ना। तो 4 वार्सा के हस्ताक्षर करता है। B9 के सभी सदस्य EU तथा नाटो के सदस्य जितने भी है, ये किस किस के सदस्य है? EU के भी है और नाटो के भी सदस्य हैं। आपसी सहयोग पर ये लोग बात करते हैं, है ना। तो बुखारेस्ट 9 2015 9 नाटो देशों का समूह है और B9 के सभी सदस्य EU तथा नाटो के भी सदस्य है, ये ध्यान रखना है मैंने तो। और बाकी आपको पता ही है इसमें कौन कौन 3 देश, तो ये है 3 बाल्टिक देश जो है, कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया गणराज्य है। और ये हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, चेक, स्लोवाकिया, रोमानिया ये भी इसमें है। तो ये ध्यान, थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया रखना है ना।
देखिए सभी ग्रह जो होते हैं ना सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, मतलब पश्चिम से पूर्व। केवल एक वीनस है पूर्व से पश्चिम जाता है, शुक्र पूर्व से पश्चिम जाता है, बाकी सब पश्चिम से पूर्व आते हैं ना। अन्य सभी ग्रहों का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से कम है। घनत्व की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के घनत्व से अन्य सभी ग्रह जो है उनका घनत्व कम है। अन्य सभी ग्रह, जितने भी अन्य ग्रह है पृथ्वी के अलावा, उन सब का घनत्व पृथ्वी से कम है, मतलब पृथ्वी भारी ज्यादा है ना, घनत्व ज्यादा है हमारी पृथ्वी का। पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर कहलाता है। 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। 4 जुलाई को क्या होता है, सूर्य दूर चला जाता है, और 3 जनवरी को पास में आ जाता है। अगला कुछ हवाओं के नाम है, जैसे फोन, चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है, रोकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर। चिनूक ये रोकी है और रोकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, मतलब यहां पर चिनूक चलती है ना। और जर्मन स्विस, जर्मनी और स्विस में फोन चलती है, फोन। सिरोकू, सिरोकू कहाँ पे चलती है, सिरोकू चलती है सहारा में, सहारा का मैदान है। और एक होता है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल फ्रांस के रोन घाटी से भूमध्य सागर तक, फ्रांस के रोन घाटी से भूमध्य सागर तक चलती है। कौन सी, मिस्ट्रल। भूमध्य सागरीय जलवायु हुई है, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो देखिए शीतोष्ण जो जलवायु है वहां पे तो हमने दो पढ़ी, कौन कौन सी, फोन और चिनूक। तो चिनूक का तो पता ही है कहाँ पे, रोकी के पूर्वी ढलान पे। और फोन चलती है अपने जर्मनी और स्विस में। सिरोको जो है वो सहारा में चलती है, और मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस के रोन घाटी से भूमध्य सागर तक चलती है। गुरुत्वाकर्षण विसंगति, तो ये क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का जो अवलोकित मान होता है और जो अपेक्षित मान होता है उसके मध्य का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण विसंगति। जो गुरुत्वाकर्षण का अवलोकित मान होता है और जो अपेक्षित मान होता है, अवलोकित और अपेक्षित मान के मध्य जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण विसंगति बोलते हैं। अब देखिए 3 प्रकार के ये रेगिस्तान में, 3 प्रकार के जो रेगिस्तान है वो मिलते हैं अक्सर। तो एक तो होता है हमादा, दूसरा रेग प्रकार का, और तीसरा एर्ग प्रकार का। तो हमादा क्या होता है, चट्टानी इलाका जो होता है ना, चट्टानी मरुस्थल जो होते हैं उनको बोलते हैं हमादा। और रेग जो पथरीला होता है ना उसको रेग बोलते हैं। पथरीला हो गया रेग, चट्टानी हो गया हमादा, और एर्ग हो गया रेतीला मरुस्थल। ये 2 चीजें हैं, सुपेस और सुवास। ये न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने वाले उपकरण हैं, सुवास और सुपेस दोनों न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो सुवास तो है अनुवादक और सुपेस है प्रासंगिक तथ्य व कानूनों को एकत्रित करना। इतना नहीं चाहेगा, वो यही पूछेगा कि सुवास और सुपेस क्या है, तो ये ध्यान होना चाहिए। दून हम पढ़ चुके हैं, दून कैसे होते हैं, अनुधैर्य होते हैं। अब बात करते हैं द्वार। द्वार क्या होता है, द्वार जलोढ़ बाढ़ मैदान, दार्जिलिंग सिक्किम, संकोच नदी पूर्वी और पश्चिमी द्वार को विभाजित करता है। पश्चिमी द्वार बंगाल व पूर्वी द्वार असम के रूप में। संकोच नदी पश्चिमी व पूर्वी द्वार को विभाजित करती है, ये ध्यान रखना। संकोच नदी जो होती है ना, संकोच नदी ये क्या करती है, पूर्वी और पश्चिमी द्वार दोनों को विभाजित करती है। तो पश्चिमी और पूर्वी द्वार को अगर कोई नदी विभाजित करती है तो उस नदी का नाम है संकोच नदी। पश्चिमी द्वार बंगाल, तो पूर्वी द्वार असम के रूप में। पश्चिमी द्वार जो होता है उसको तो हम बंगाल वाले इलाके को बोलते हैं, और पूर्वी द्वार जो है वो असम वाले को बोलते हैं। और दोनों के बीच में जो नदी है वो है संकोच नदी, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और द्वार जो होते हैं ना चाय के बागानों के लिए अच्छे होते हैं, चाय बागानों के लिए अच्छे होते हैं।
द्वार। जल ग्रहण क्षेत्र में हमारे यहाँ पे जो नदियाँ है उनकी बात करते हैं, जल ग्रहण करती है उसके क्षेत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जल ग्रहण जो है भारत के अंदर वो है गंगा, फिर है गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर सिंध, फिर ब्रह्मपुत्र। गंगा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, सिंध, ब्रह्मपुत्र। तो सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र गंगा का है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर सिंध, फिर ब्रह्मपुत्र इसमें जो दे रखा है। प्रतिचक्रवात क्या होता है? तो एक तो होता है चक्रवात, एक होता है प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात क्या होता है? चक्रवातों का उल्टा होता है, ये चक्रवातों के विपरीत जो होता है। इसमें क्या होता है, देखो आसमान साफ रहता है जब प्रतिचक्रवात आते हैं, तो पवन शांत हो जाती है और सुहावना मौसम होता है। तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है लेकिन शीत ऋतु में कम। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणाव्रत और दक्षिणी गोलार्ध में वामाव्रत चलती है। तो प्रतिचक्रवात एक तरीके से चक्रवात को विपरीत होता है। इसके लिए क्या होना, सुहावना मौसम होना चाहिए, पवन शांत रहनी चाहिए, आसमान साफ रहे, तभी आता है ये, है ना। तापमान ग्रीष्म ऋतु में अधिक। कुद्रेमुख की बात कर लेते हैं हम लोग। कुद्रेमुख कहाँ? कर्नाटक में। हम और कौन कौन सी नदियां बहती है कुद्रेमुख के आसपास देखिए तो कर्नाटक में तुंगा, भद्रा, नेमावती। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है? तो मालाबार सीवेट मिलेगा यहाँ पे, मालाबार में है ना ये कुद्रेमुख। जंगली कुत्ते मिलते हैं यहाँ पे, स्लोथ, बियर, चित्तीदार हिरण, ये भी यहाँ पर मिलता है। अगला है एराविकुलम। एराविकुलम क्या है? केरल, केरल में है एराविकुलम, इडुक्की। अन्नामुड़ी चोटी यहीं भी है, अन्नामुड़ी चोटी यहीं है केरल के एराविकुलम में है। एराविकुलम केरल में है, अन्नामुड़ी चोटी यहीं पे है। एराविकुलम, अन्नामुड़ी चोटी यहीं है। अन्नामुड़ी चोटी कहाँ है? एराविकुलम। बेंगलुरु बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बेंगलुरु का बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नामेरी, नामेरी कहाँ है? असम में है। पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं इसको। मध्यमंडल बात करते हैं। मध्यमंडल, मध्यमंडल ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। पीटलैंड्स की हम बात करते हैं। पीटलैंड्स कितनी भूमि पे है? 3% भूमि पर है हमारे यहाँ पे। तो क्या होता है पीटलैंड्स? तो जल भराव वाली जो जमीनें होती है ना वहाँ पे होती है। इसमें क्या होता है, जल भराव की स्थितियों में इनमें CO2 से समृद्ध मृद पादपों के अवशेषों का सूक्ष्म जीवीय क्षय धीमा कर देती है, वायुमंडल में गैस के पुनः प्रवेश को रोकती है। जल भराव की स्थितियां, इसमें क्या